लास्ट क्लास में हम लोग ये जाने थे आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 जो जीवन जीने का अधिकार था। आज हम लोग जानेंगे जो हमारे अधिकार, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसको बोलते हैं बलात् श्रम, फोर्स्ड लेबर के खिलाफ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ और 14 उम्र से कम उम्र के बच्चों के फैक्ट्रियों में काम करने के अधिकार के खिलाफ, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसको बोलते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। और दूसरा है जो है आपका आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक, दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे, इन दोनों के बारे में जानेंगे, ज्यादा नहीं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग, आपको बता ही चुके हैं। एक सेकेंड रुक जाइए, इसको ऐसे कर दे। अरे यार ये क्या हो गया, नहीं ये, हाँ ठीक है। तो अब ये हो गया। अब हम लोग आगे चलेंगे और देखेंगे। तो इसमें आप देखिए, पता चल रहा है कि राइट अगेंस्ट फोर्स्ड लेबर एंड चाइल्ड लेबर ये आर्टिकल 23 और 24 में है, और इसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये आपका आर्टिकल 25 टू 28 है। आज हम लोग इन्हीं दोनों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, एक सेकेंड, ठीक है। तो जैसा कि पता होगा आप लोगों को कि आर्टिकल 23 जो है वो कहता है कि किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती आप काम नहीं करवा सकते हैं, बलात् श्रम के खिलाफ है, जो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि बंधुआ मजदूरी टाइप का। और दूसरा है कि आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि मानव का खरीद बिक्री आप नहीं कर सकते हैं, किसी भी मानव का, औरत हो, पुरुष हो या बच्चा हो, इनकी खरीद बिक्री आप नहीं कर सकते हैं, यह कानूनन अपराध है, ठीक है। तो आज इसी के बारे में जानेंगे। कह रहा है कि दीज राइट्स आर बोथ फॉर सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स। आपने कई राइट्स देखे जो सिर्फ नागरिकों के लिए थे, जैसे 19 और 22 में 1 और 2, लेकिन 21 और, लेकिन ये जो राइट है ये सभी के लिए है, चाहे वो किसी देश का नागरिक हो, अगर भारत में वो है तो उसको ये राइट्स मिलेंगे, ठीक है। ये राइट्स जो हैं ये, जैसे आप लोग फंडामेंटल राइट को मैंने आपको पहले ही बताया था कि फंडामेंटल राइट्स आर जनरली अगेंस्ट द स्टेट, ये स्टेट के पावर को कमजोर करता है। अभी तक आप लोगों ने यही देखा कि जो भी फंडामेंटल राइट दिया गया है वो अगेंस्ट द स्टेट है, कि स्टेट के आर्बिट्रेरी एक्ट से आपको बचाया जाए, अनलॉफुल हरासमेंट से आपको बचाया जाए। लेकिन ये जो पावर है ये सिर्फ स्टेट नहीं, कोई भी व्यक्ति, इंस्टीट्यूशन इंडिया में है उस पे एप्लीकेबल है, कोई भी आपका शोषण नहीं कर सकता है, ठीक है। तो दिस राइट्स प्रोटेक्ट सम मैन फ्रॉम स्टेट एज वेल एज अदर पर्सन। कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी व्यक्ति हो, प्राइवेट एंटिटी हो, सेमी प्राइवेट हो, लिमिटेड हो, पब्लिक हो, कोई भी हो, आपको इन दोनों लॉज को उसे मानना है, ठीक है। कह रहा है कि आर्टिकल 23 के अंतर्गत स्टेट कोई ऐसे नियम बना सकता है, जैसे इन केस ऑफ इमरजेंसी, ऐसे जनरली नहीं, इन केस ऑफ इमरजेंसी मान लिया जाए कि कोई फॉरेन इन्वेजन हो गया या फिर किसी दूसरे देश ने भारत पे चढ़ाई कर दी, ठीक है, ऐसा होगा नहीं, बट इन केस, और भारत की सेनाएं हारने लगी या भारत की सेनाएं कमजोर पड़ रही है वहां पे, तो भारत सरकार क्या कर सकता है कि हर व्यक्ति के लिए एक लिमिटेड सर्विस लिमिटेड नहीं, मैंडेटरी सर्विस बना दिया जाएगा कि हाँ भाई, हर व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर के हैं या 15 साल 16 साल, टाइम फ्रेम इतना से लेके 30 या 35 या 40 साल तक के जो भी व्यक्ति हैं उनको भारत के तरफ से जंग में लड़ना होगा, या फिर कोई भी और ऐसा काम जो पब्लिक वेलफेयर के लिए हो, तो वो मैंडेटरी कर सकता है, और उसके लिए वो सैलरी देने के लिए भी बाध्य नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि उसके लिए वो आपको वेतन दे, ऐसा प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है, स्टेट को ये पावर दिया गया है, ओके। अब इसके बाद आता है मानव व्यापार। तो मानव व्यापार में क्या क्या आता है, औरत, बच्चे और पुरुष, इन तीनों का खरीद बिक्री, ऐसे जैसे कि ये कोई सामान हो उस तरह का खरीद बिक्री, या फिर आप जैसे कि देखिए, एक इस चीज इसमें समझिएगा आप लोग, आप फिर कहिएगा कि सर जो आईपीएल में बिडिंग होता है, आईपीएल में जो बिडिंग होता है
और धोनी 16 करोड़ में खरीदा गया, युवराज सिंह 12 करोड़ में खरीदा गया, तो ये भी तो मानव व्यापार है? जी नहीं, ये वो मानव व्यापार नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट है काम करने के लिए, कि आप हमारे साथ इतने दिनों तक खेलेंगे और हम आपको खेलने के लिए इतना पैसा देंगे। वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो कोई व्यापार नहीं है। ठीक है, बिजनेस इन सेंस आप कह सकते हैं, बट वहां पे फोर्स लेबर का कोई बात नहीं आ रहा, इंसान को खरीदा बेचा नहीं जा रहा है, और वो कंसेंसुअल है। वो उसके लिए प्लेयर ने खुद बिडिंग में, ऑक्शन में हिस्सा लेने का अपना इच्छा जताया है, तो उस तरह का वो व्यापार नहीं माना जाएगा। ओके, इमोरल बिजनेसेस विद विमेन एंड चिल्ड्रन इंक्लूडिंग प्रोस्टिट्यूशन। अगर आप किसी बच्चे से कोई अनैतिक कार्य करवा रहे हैं, भीख मांगवाना, कोई क्राइम करवाना, यहां तक कि उनसे देह व्यापार करवाना, अगर आप इस तरह का कोई भी कार्य करवा रहे हैं तो वो भी आर्टिकल 23 का वायलेशन माना जाता है और क्रिमिनल ऑफेंस है। ओके, इसके बाद देवदासी कस्टम एंड स्लेवरी। दास प्रथा तो लगभग खत्म हो गया, लेकिन मैंने आपको देवदासी प्रथा के बारे में बतलाया था, जो साउथ इंडिया में काफी ज्यादा प्रचलित थी एक समय में, अभी तो लगभग खत्म हो गया है, और लगभग ही कह सकते हैं क्योंकि ऐसी चीजें जल्दी जाती नहीं है। तो देवदासी कस्टम में क्या होता था कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कास्ट ही बोलिए, ट्राइब नहीं, शेड्यूल कास्ट के जो व्यक्ति हुआ करते थे या जो परिवार होता था, वो अपनी बड़ी बेटियों को मंदिर में दान दे देता था देवदासी बनने के लिए। और ये जो प्रथा थी वो भी एक तरह का मानव का क्या था, खरीद बिक्री था, कि आपने अपनी बेटी को हमेशा के लिए मंदिर में बेच दिया। ठीक है, तो ये भी एक तरह का मानव व्यापार था, इसे भी बंद किया गया है आर्टिकल 23 के अंतर्गत। ओके, ये हो गया आर्टिकल 23 आपका। देखिए, आप जो आर्टिकल्स आएंगे ना, वो इतने क्या बोलते हैं, वो इतने लंबे चौड़े नहीं रहेंगे, जैसा कि आपका 19, 21, 22 ये सब था, उतना नहीं रहेगा। आप बस एक दो दो, दो थोड़ा थोड़ा समझने के लिए होगा, इसीलिए आप बोला कि आज हम लोग 5-6 आर्टिकल खत्म करेंगे। .3, एक सेकेंड, क्या है .3? ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अच्छा, ये आर्टिकल 23, ये देखिए, ये अभी बोला ना कि इन केस ऑफ इमरजेंसी, ऐसे नहीं, जनरली नहीं, इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि स्टेट को बचाने के लिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, या फिर किसी और कारण से, जैसे फॉरेन इन्वेजन हो गया, मान लीजिए किसी दूसरे देश ने, चाइना ने कल आप पे आक्रमण कर दिया, हमारी सेनाएं हारने की कंडीशन में आ गई, तो गवर्नमेंट चाहे तो वहां पे एक मैंडेटरी सर्विस बना सकता है भारत के हर व्यक्ति के लिए। अब वो क्या उसका क्वालिफिकेशन होगा और क्राइटेरिया होगा एलिजिबिलिटी का, वो तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, लेकिन वो एक मैंडेटरी सर्विस बना सकती है कि हर इंसान को ये काम करना है, और उसके लिए गवर्नमेंट पैसे देने के लिए भी बाउंड नहीं है, वो चाहे तो आपको बिना वेतन के वो काम करवाएगी। लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, हर केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो एज 14 इन हजार्डस वर्क सच एज माइनिंग, रेलवे एंड फैक्ट्रीज। यानी कि देखिए, ये जो था आर्टिकल 23, जो था आर्टिकल 23 में आपका क्या बलात् श्रम यानी कि फोर्स्ड लेबर का जिक्र किया गया है, और चाइल्ड के ट्रैफिकिंग का जिक्र किया गया है, कहीं तो उनके काम करने का जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, और उसमें उम्र का कोई हिसाब नहीं दिया गया है कि किस उम्र तक, याद रखिएगा ये बात। आर्टिकल 23 में कहीं पे भी उम्र का जिक्र नहीं है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बताइए किस आर्टिकल के, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बच्चों के शारीरिक श्रम पे निषेध किया गया है, वहां पे आपको तो याद रहेगा कि नहीं, शोषण के विरुद्ध अधिकार तो आर्टिकल 23 में है, फोर्स्ड लेबर का, तो वही होगा। नहीं, बिल्कुल गलत है, उसके लिए एक अलग आर्टिकल दिया गया है, वो है आर्टिकल 24। ये बतलाता है कि जो 14 साल से कम उम्र के व्यक्ति, बात याद रखिएगा, मात्र 14 साल लिखा गया है, यानी 15 साल का कोई लड़का है तो वो कहीं पे भी काम कर सकता है। 14 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी भी ऐसे कार्य में नहीं संलग्न होगा जो हजार्डस है, यानी कि खतरनाक है। सेफ काम है, कर सकता है, याद रखिएगा, सेफ काम है, कर सकता है,
हजार्डस काम करने के लिए मना किया गया है। तो हजार्डस काम क्या क्या है? फैक्ट्री में नहीं काम कर सकता है, रेलवे में काम नहीं कर सकता है, खानों में काम नहीं कर सकता है इत्यादि। अगर कहीं सेफ इन्वायरमेंट है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि कोई दुकान में काम कर रहा है, कोई कहीं पे मतलब चाय वाले के यहाँ काम कर रहा है, तो देखिए उसमें आप कहिएगा कि सर 1098 वाला उठा के क्यों ले जाता है, ठीक है? तो वो इसलिए क्योंकि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को राइट टू एजुकेशन दिया गया है, ठीक है? वो इसकी वजह से उनको बोला जाता है कि आप पढ़ने के लिए हैं, आप सिर्फ पढ़िएगा और कोई दूसरा काम नहीं कीजिएगा। याद रखिएगा, ये बहुत ट्रिकी चीजें हैं, बहुत कानून समझना इतना आसान नहीं है, ठीक है? 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को काम करना मना है देश में, ऐसा नहीं है। 14 साल तक के बाद कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है, और यही रीजन है कि साढ़े 16 साल की उम्र में एयरफोर्स में और फौज में भर्ती लेना शुरू कर दिया जाता है, ठीक है? अगर सेफ इन्वायरमेंट है तो वहां पे काम कर सकता है। जैसे कि आपके फिल्म लाइन में छोटे छोटे बच्चे जो काम करते हैं, जो चाइल्ड आर्टिस्ट होते हैं, वो क्या होते हैं? फिल्म लाइन में काम करते हैं, तो वो सेफ इन्वायरमेंट में काम करते हैं, इसलिए उनको मना नहीं किया जा सकता है। 2005 में चिल्ड्रन प्रोटेक्शन कंजर्वेशन का मिशन बना, बाल संरक्षण अधिनियम आयोग बना, जिसके अंतर्गत स्टेट लेवल पे और सेंटर लेवल पे दोनों जगहों पे बाल संरक्षण अधिनियम आयोग का गठन करने का बात किया गया, और कहा गया कि हर जगह एक बाल अदालत बनाया जाएगा, चिल्ड्रन कोर्ट बनाया जाएगा, जिसका काम यह होगा कि अगर किसी बच्चे के खिलाफ कोई क्राइम हो रहा है तो वो उसका जल्दी से निपटारा करे, ठीक है? बस इतना ही है इसमें। अब आगे चलेंगे। थोड़ा समझने वाला है, ये थोड़ा बढ़िया भी है, थोड़ा लंबा भी है, आप इसको ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है? कुछ बातें हैं जो आपको कंफ्यूज करेगी, तो कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको क्लियरली बता दूंगा। अगर कहीं कोई दिक्कत आए तो बेझिझक पूछिएगा, ठीक है? कह रहा है एवरी पर्सन इज इंटाइटल्ड, इधर भी आ रही, कह रहा है एवरी पर्सन इज इंटाइटल्ड ऑफ फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। यानी कि देखिए इस ये जो शुद्ध आर्टिकल में लिखा गया, हाँ जी कोई बोल रहे हैं कुछ? जो आर्टिकल है अनुच्छेद 25 है, वो बोलता है कि कोई भी व्यक्ति अपने अंतःकरण से, अंतःकरण यानी कि सेल्फ कॉन्सेंस, यानी कि जो आपका आत्मा बोल रहा है, उसके आधार पे आप जो धर्म चाहें, जो पंथ चाहें वो अपनाएं, उसको फॉलो करें, अनुसरण करें, और साथ ही साथ उसको फैलाने का भी विचार आप रखें। आप चाहें तो उसको फैला भी सकते हैं, ठीक है? कन्वर्जन ऑफ अदर पीपल, लेकिन इसमें कैच ये है कि अगर अभी जो हंगामा हो रहा है, जो अभी आप कुछ दिन पहले न्यूज में सुनी, कोई कुछ बोल रहा है क्या? ऐसा आवाज आ रहा है, लगता है कोई बीच बीच में बोल रहा है कुछ। अगर किसी का माइक ऑन है तो प्लीज अपना माइक म्यूट कर लें, ओके? एक सेकंड, अरे हो क्या रहा है? अच्छा कोई चला गया, चलिए। कह रहा है कि एवरी पर्सन, हर व्यक्ति अपने अंतःकरण से कोई भी धर्म, कोई भी पंथ और कोई भी विचार अपनाने को फ्री है, और वो अपने उन विचारों को, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भी फ्री है। लेकिन आप अभी जो हंगामा सुन रहे होंगे, न्यूज चैनल्स में भी आप देख रहे होंगे कि यूपी में किसी मौलवी ने या फिर किसी व्यक्ति ने, मैं पूरी तरह से क्लियर नहीं हूं तो इसमें मैं आपको पूरी बातें नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो केस है वो बता दे रहा हूं संक्षेप में, कि शायद कोई गूंगा और बहरा व्यक्ति था, उससे उसका धर्म परिवर्तन करवा लिया गया। उसको वो हिंदू था और गूंगा बहरा था, और किसी तरह से उसके पास चला गया, तो उसने उसको इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया और उस पर कोई पेपर्स वगैरह पे साइन करवा लिए कन्वर्जन के,
ठीक है, तो ये पूरी तरीके से गलत है। आप ऐसा करने के लिए इंटाइटल्ड नहीं है। आपको अपने धर्म का प्रसार करने की आजादी है, दूसरे को अपने धर्म में लाने की नहीं, कन्वर्जन की नहीं। अगर अगर पहले समझ लीजिए बातों को, इसीलिए मैं बोला कि ये ट्रिकी है। अगर हम प्रचार करेंगे, अगर कोई आना चाहेगा तो फिर हम क्या करेंगे? अगर कोई आना चाह रहा है तो ये उसकी स्वतंत्रता है, वो बिल्कुल बेहिचक आ सकता है आपके पास। आप किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं बिना उसके कंसेंट के, ठीक है ना? कि आप बिना उसके कंसेंट के, कि वो चाह रहा है, अगर वो विलिंग है, वो खुद आके बोल रहा है कि मैं इस धर्म में आना चाहता हूं, तो बिल्कुल आ सकता है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं, धर्मेंद्र। आप सभी लोगों को पता होगा धर्मेंद्र, लेकिन धर्मेंद्र कभी भी सर्टिफिकेट पे अपना नाम लिखेगा तो वो अपना नाम मुस्लिम वाला लिखेगा या इस्लामिक धर्म वाला लिखेगा। रीजन, क्योंकि हेमा मालिनी से शादी करने के लिए धर्मेंद्र ने इस्लाम कबूल किया था, ठीक है? क्योंकि मुस्लिम धर्म में 4 शादियां करने की इजाजत है, धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा था, तो उसने हेमा मालिनी से शादी करने के लिए पहले इस्लाम कबूल किया और उसके बाद हेमा मालिनी से शादी की। तो हेमा मालिनी भी इस्लाम कबूल की और धर्मेंद्र भी। तो अगर आप अपने विलिंगनेस से चाहते हैं कि मैं किसी और धर्म में कन्वर्ट हो जाऊं, आप बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपको कन्वर्ट कर रहा है, दैट इज रॉन्ग, वो नहीं कर सकता है, ठीक है? कह रहा है कि ये व्यक्ति को कोई भी धार्मिक पंथ, पूजा पाठ करने की पद्धति और उसके जो अपने कल्चर है या उसका जो रीति रिवाज है उसको मानने की, उसको लागू करने की पूरी आजादी देता है। जैसे कि इसका एक क्या उदाहरण समझ लीजिए, जैसे कि कोई इस्लाम धर्म का व्यक्ति है, तो अगर उसका धर्म कहता है कि मैं हिजाब पहन के चलूंगा, या फिर मैं बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखूंगा, या फिर मैं कुछ करूंगा, तो आप उसको मना नहीं कर सकते हैं। इसका एक उदाहरण मैं बता रहा हूं कि मेरे ऑफिस में, हालांकि मैं इसके खिलाफ हूं, मैं इन तरह के, मतलब किसी भी तरह के, इसको क्या कहता है, स्टेट ऑर्गेनाइज्ड, और मतलब कि स्टेट के द्वारा ऐसा कोई भी जो व्यवहार किया जाता है, मैं उसके खिलाफ हूं। सभी के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, ठीक है? तो स्टेट बाध्य है, वो मना नहीं कर सकता। इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि मैं जिस डिपार्टमेंट में हूं, यहाँ जहां मैं काम कर रहा हूं, वहां आई कार्ड का फोटो खींचा जा रहा था। तो एक हमारी कलीग थी, उसने बोला कि मेरे पंथ में लड़कियां अपना बाल कभी खोलती नहीं है, यानी कि मतलब बाहर में, ऑब्वियसली घर में तो नहाने टाइम खोलती ही होंगी या फिर किसी और काम में, लेकिन बाहर में वो अपना बाल किसी को नहीं दिखाती है। तो उस लड़की का जो आई कार्ड बना है वो ऐसे ही बना है, मतलब वो कुछ सर पे बांधे हुए अपने, और वैसे ही उसका आई कार्ड बना है, ठीक है? तो ये क्या बोलता है कि स्टेट को रिकॉग्नाइज करना है, और स्टेट आपको फ्रीडम दे रखा है कि आप जैसे चाहें वैसे रह सकते हैं, ठीक है? एक्सेप्शन, लेकिन कुछ इस पे पाबंदियां भी हैं। क्या क्या पाबंदियां हैं समझिए। पब्लिक ऑर्डर, अब इसका कहने का मतलब क्या होगा? आपको बोला गया है आर्टिकल 25 के द्वारा कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता है, आप अपना पंथ मानिए, अपना पूजा पाठ कीजिए। अब मान लीजिए आपको कहता है कि मेरा पूजा करने का टाइम हो गया, 7 बज गया, मेरा पूजा करने का टाइम हो गया, या फिर मेरा नमाज पढ़ने का टाइम हो गया, और आप बीच सड़क पे चल रहे हैं और बीच सड़क पे खड़े होकर मैं घंटी डुलाने लगूं या फिर कोई नमाज पढ़ने लगे, तो उससे पब्लिक ऑर्डर खराब होगा। तो आपको वो करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मोरालिटी, नैतिकता के आधार पे, हेल्थ, ये समझने वाली चीज है। अगर मान लिया जाए कि स्टेट को ये पता चल जाए कि जैसे ये जैनियों में होता है, एक चीज मैं बता दूं, जैनियों में एक ऐसा है कि वो लोग 6-6 महीने तक और 1-1 महीने तक अपने आप को भूखा रखते हैं, ठीक है? उनमें कुछ ऐसा एक होता है, आई डोंट नो, मैं उनका ज्ञानी तो नहीं हूं, बट ऐसा कुछ है उन लोगों में पूजा पाठ टाइप का, जिसमें वो लोग भूखे रहते हैं। तो अगर आपके पूजा पाठ की वजह से आपका हेल्थ डिटोरिएट हो रहा है, तो मैंने कल ही बताया था कि भले ही शरीर आपका है, लेकिन ये जिम्मेवारी किसकी है? स्टेट की है कि आप स्वस्थ जीवन जिए, ठीक है? तो अगर आपका हेल्थ डिटोरिएट हो रहा है, स्टेट अगर चाहे तो आपको उस काम के लिए मना कर सकता है, चाहे तो आपको पूजा करने से रोक सकता है कि नहीं, इससे आपके हेल्थ को हानि है, हम आपको पूजा नहीं करने देंगे, इफ स्टेट wants to do it too.
इन्फ्रिजमेंट ऑफ अदर फंडामेंटल लॉज। अब यानी कि आपका पूजा करने का अधिकार है, ठीक है, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति का कोई और भी तो अधिकार है। तो मैंने वो जस्टिसफुल वाला बात, योर फ्रीडम एंड्स वेयर अदर्स नोज स्टार्ट्स। अगर जहां आपकी स्वतंत्रता वहां खत्म हो जाती है जहां से दूसरे का नाक शुरू हो जाता है। तो आप अपनी स्वतंत्रता के पालन करने के चक्कर में किसी दूसरे के स्वतंत्रता का हनन ना करें, ये आपको देखना होगा, ठीक है। अब मैंने पहले ही बता दिया कि आर्टिकल 25 कन्वर्जन को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, धर्मांतरण इसके अंतर्गत नहीं आता है। इस आजादी के अंतर्गत आपको धर्मांतरण करने की आजादी नहीं दी गई है। ओके, आर्टिकल 26 रिलीजियस फ्रीडम टू क्लासेस, सेम सब कुछ वही रहेगा जो आर्टिकल 25 में है, वही आर्टिकल 26 में है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बस अंतर इतना है कि आर्टिकल 25 जो है वो इंडिविजुअल है, एक व्यक्ति के लिए है। आर्टिकल 26 जो है वो पूरे क्लास के लिए है। क्लास यानी कि मान लिया जाए कि कोई एक अलग पंथ है, कोई एक अलग धर्म है, जैसे मान लिया जाए कि मैं हिंदू हूं, तो मेरे लिए जो नियम लागू होगा वो होगा आर्टिकल 25, लेकिन अगर पूरे हिंदू समाज के लिए नियम लागू होगा तो वो होगा आर्टिकल 26। समझ में आया? कहने का अंतर बस इतना ही है, ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या किया गया है कि आपको जो जो राइट्स दिए गए हैं आप सभी का पालन कीजिए। अंतर बस वही, अपवाद वही, पब्लिक ऑर्डर खराब नहीं होना चाहिए, नैतिकता भंग नहीं होनी चाहिए, हेल्थ आपका खराब नहीं होना चाहिए। अदरवाइज आप स्वतंत्र हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप? तो आप अपने धर्म के प्रचार के लिए और चैरिटेबल यानी कि सामाजिक कार्यों के लिए आप इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, संस्थाएं बना सकते हैं। आप अपने धर्म के अंदर का जो भी मामला है उसको मैनेज कर सकते हैं कि मेरे धर्म का ये अंदरूनी मामला है और मैं इसमें ऐसे ऐसे जो भी करना चाहता हूं मैं वैसे करूंगा, ठीक है। आप अपने लिए चल और अचल दोनों तरह की संपत्ति बना सकते हैं, जैसे कब्रिस्तान होता है, शमशान होता है। तो आप देखिएगा, आप कभी भी कब्रिस्तान या शमशान पे जाइएगा, खास करके वहां नहीं जहां पे हम लोग रहते हैं, वहां पे नहीं, वहां पे तो गंगा जी का घाट है जलाने के लिए लोगों के लिए, लेकिन ऐसे जगहों पे, लैंडलॉक्ड जगहों पे जहां पे मैं हूं, तो वहां पे आप जाइएगा तो देखिएगा कि ये कब्रिस्तान लिखा हुआ है और उसके ऊपर लिखा हुआ रहेगा कि फला बोर्ड के द्वारा संचालित, ठीक है। रीजन बीइंग क्योंकि वो एक अलग रिलीजन का मैटर है और वो उसको राइट दिया गया है कि वो अपना मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी बना सकता है। ओके, और ऐसे प्रॉपर्टी जिसको उसने बनाया है वो विधि के अंतर्गत उनकी प्रशासनिक व्यवस्था भी कर सकता है, जो अभी जस्ट हम आपको बतलाए, ठीक है। जैसे कि मान लिया जाए कि कोई जगह है, जैसे मैं मुंबई में हूं और यहाँ पे कहीं जलाने के लिए व्यक्तियों को जगह नहीं है, ठीक है, जस्ट इमेजिन। तो एक मान लिया जाए कि हिंदू समाज है, तो एक खास पर्टिकुलर जगह, यहाँ पे 10,000 लोग हिंदू समाज के रह रहे हैं, तो वो क्या करेंगे कि एक छोटा सा जगह सभी लोग मिलके खरीद लेंगे और खरीद के यहाँ पे शमशान बना देंगे और यहीं पे लाशों को लाके जलाया जाएगा और ये लोग इसकी देखभाल भी करेंगे, इसको एडमिनिस्टर भी करेंगे, इसमें कैसा होगा, क्या नियम कानून लगना चाहिए, कितने बजे लोग आएंगे, कितने बजे लाशें जलेंगी, तो ये सब वो आपस में कर सकते हैं। इसकी आजादी उन्हें दी गई है आर्टिकल 26 के अंतर्गत। ओके, इसके बाद आता है आर्टिकल 27, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझिएगा कि इसमें क्या होता है ना कि लोग गलत समझ लेते हैं। ये लैंग्वेज का आप हिंदी में पढ़ो संविधान या इंग्लिश में पढ़ो, अगर आर्टिकल 27 आप लोग पढ़ रहे हैं, अगर आप लोगों को ढंग से कोई नहीं समझाया तो बिल्कुल ही आप उल्टा पढ़िएगा इसको, और ये आप ही उल्टा नहीं पढ़ रहे हैं, मत समझिए। जैसे कि अगर मैं इस चीज को हटा दूं, ये अगर मैं नहीं लिखा होता आपको समझाने के लिए, तो यकीन मानिए आप कभी इसको सही नहीं पढ़ पाते। और आप क्या, जब संविधान सभा में ये जो आर्टिकल 27 लिखा गया है, ये दरअसल में मूल संविधान में आर्टिकल 22 या 23 था, ठीक है, मूल संविधान में। तो जब इस पे बहस शुरू हुआ तो बहुत सारे उठ के लोग हल्ला करने लगे कि अरे ये कैसा आर्टिकल लिख दिया आप लोगों ने, ये तो सरासर गलत है। तो रीजन ये था कि लैंग्वेज जो इस आर्टिकल का ऐसा है ना कि वो बड़ा कंफ्यूजिंग है। अगर आप नहीं समझिएगा ढंग से तो आप रियली में कंफ्यूज हो जाइएगा और आप खुद से तो कभी नहीं समझ पाइएगा, इसका मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आपको कोई जब तक समझाएगा नहीं। क्या कहता है सुनिए,
नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस, यानी कि किसी भी व्यक्ति से आप कर नहीं लेंगे। टू प्रोसीड्स ऑफ विच आर स्पेशली मेंटेन, यानी कि मतलब कोई भी रिलीजियस काम कर किया जा रहा है, कोई रिलीजियस पंथ है और वो अपने खर्च के लिए कोई काम कर रहा है, तो आप उससे टैक्स नहीं लेंगे। जनरली लोग ये समझ लेते हैं, ये नहीं है, इसका मतलब कुछ और है। इसका मतलब है कि आर्टिकल, मैंने बोला था फंडामेंटल राइट स्टेट को मना करता है, तो ये स्टेट को मना कर रहा है कि आप किसी खास धर्म के प्रोत्साहन के लिए लोगों से कर नहीं ले सकते हैं, ये इसका मतलब है। जो आप पढ़िएगा तो लैंग्वेज इतना घटिया होता है कि, मतलब घटिया नहीं बोल सकते, इतना भास्ट होता, इतना हार्ड होता है लैंग्वेज कि लोगों को समझने में दिक्कत होती है। आर्टिकल 27 में कहा गया है कि स्टेट, जैसे कि मान लिया जाए कि अभी जैसे कि जो गवर्नमेंट है, राइट विंग की गवर्नमेंट है, तो अगर ये चाहे कि मेरे को हिंदू समाज को आगे बढ़ाना है, या फिर कोई, मैं ऐसा धार्मिक बात नहीं करना चाहिए लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, और उसने क्या किया कि पूरे इंडिया में एक स्पेशल टैक्स लगा दिया कि भाई हम हिंदुओं को आगे बढ़ाने के लिए एक स्पेशल टैक्स लगा रहे हैं और इससे जो कमाई होगी वो हिंदुओं के उत्थान में लगाएंगे। नहीं कर सकता है स्टेट, ये बोला गया है। आप उल्टा मत समझिएगा इसका मतलब, ठीक है ना। हाँ, अगर स्टेट चाहे कि हम सभी धर्मों को आगे बढ़ाएंगे तो बिल्कुल स्टेट नियम लगा सकता है, ठीक है। टैक्स नहीं ले सकता है, फी लेगा, याद रखिएगा, टैक्स नहीं लेगा, फी लेगा। अंतर दोनों में है, समझिए कैसे। टैक्स और फी का अंतर है यही कि जैसे मान लिया जाए कि आपने एक मंदिर के लिए जमीन ली, ठीक है, मान लिया जाए 100 लोगों ने मिलकर एक मंदिर के लिए ये जमीन खरीदी, ठीक है, ठीक है। तो स्टेट को क्या आर्टिकल 27 मना कर रहा है कि आप इस जमीन पे मंदिर बनाने के लिए लोगों से टैक्स नहीं लेंगे, ठीक है। आप इस जमीन पे मंदिर बनाने के लिए लोगों से टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन अगर इस जमीन पे कोई काम हो रहा है, कोई काम हो रहा है, और अगर उस काम के लिए जो, जैसे कि कॉर्पोरेशन टैक्स होता है, मकान बनाने जाते हैं तो आपको निगम कर देना पड़ता है, तो ऐसा अगर कोई टैक्स लग रहा है, जो फी है, वो स्टेट लेगा, वो स्टेट लेगा, वो छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। ये बोला जा रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो इसको गलत मत समझ, मतलब उल्टा मत समझिएगा। अरे आप क्या समझिएगा, संविधान सभा में बैठने वाले लोगों को जब समझ में नहीं आया था शुरू में, तो आप फिर भी अभी बच्चे हैं, आप लोग तो अभी तैयारी कर रहे हैं पढ़ाई की, ठीक है। अगला है आपका लास्ट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 28, ठीक है। अब ये क्या है, इसको भी थोड़ा ढंग से समझिएगा, इसमें भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। आर्टिकल 28 कहता है कि कोई जो सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, यानी कोई शैक्षणिक संस्थान है, और वहां पे कोई धार्मिक कार्य होगा या नहीं होगा, और अगर हो रहा है तो वहां पे आप जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसके ऊपर बोला गया है। तो सबसे पहली बात, स्टेट साफ मना करता है कि कोई भी जो होली स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन है, वहां पे कोई भी धार्मिक कार्य नहीं होगा, ठीक है। आप इसका मतलब उल्टा मत समझिएगा, ठीक है ना, कि स्टेट धर्म को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, बिल्कुल गलत है। इंडिया हर धर्म को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं, मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि पूरी दुनिया में मात्र 3 तरह का सेक्युलरिज्म है। सेक्युलरिज्म दुनिया में 3 तरह का होता है, पहले भी पढ़ा चुका हूं, थोड़ा सा बता देता हूं, 3 मिनट का समय बाकी है। पहला है अमेरिका, दूसरा है चाइना, और तीसरा है इंडिया, ठीक है। अमेरिका क्या कहता है, अमेरिका किसी भी क्या बोलते हैं, रिलीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। रिकॉग्नाइज नहीं करने का मतलब कि आप अपने घर में किस भगवान की पूजा कर रहे हैं, अपने चर्च में किस भगवान की पूजा कर रहे हैं, शैतान की पूजा कर रहे हैं, इससे अमेरिका के स्टेट को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आप फ्री हैं, आप अपने घर के अंदर जो करना चाहते हैं करें, पब्लिकली नहीं करेंगे, ठीक है। चाइना, चाइना कहता है कि एकदम नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, हम किसी धर्म को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, घर के अंदर या घर के बाहर, ठीक है, कहीं भी नहीं। अब तीसरा सेक्युलरिज्म जो है वो है इंडिया का। इंडिया कहता है कि जितने धर्म हैं इंडिया में और दुनिया में जितने धर्म हैं, हम सभी को रिकॉग्नाइज करते हैं। समझिएगा, ठीक उल्टा है चाइना का।
दुनिया में जितने धर्म हैं हम सभी को रिकॉग्नाइज करते हैं और हम सभी को आगे बढ़ने का मौका देंगे। हम किसी के ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं लगाएंगे। चाइना ने सबके ऊपर पाबंदी लगा रखी है, इंडिया ने किसी के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई है, इवन सबको इनकरेज करता है। आपको इस्लाम धर्म को बढ़ाना है, बिल्कुल आप मदरसा खोलिए, हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, हम उसको फंड भी देंगे। आपको हिंदू धर्म को बढ़ाना है, बिल्कुल आप स्कूल खोलिए, हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, हम उसको फंड भी देंगे। समझ में आया? जैसे कि मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूं उसका नाम था दयानंद उच्च विद्यालय, तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती के सिद्धांतों पे चलता था। तो वहां पे कभी पूजा पाठ, सरस्वती पूजा ये सब कुछ नहीं होता था, मूर्ति पूजा के खिलाफ था। तो वो भी एक तरह का प्रचार चल रहा था, इंस्टीट्यूशन था जो जिसको प्रचारित किया जा रहा था, एक अलग पंथ को प्रचारित कर रहा था। लेकिन सारे जो टीचर थे वो सैलरीड थे, गवर्नमेंट सर्वेंट थे। तो आप बोलिएगा ऐसे कैसे? तो अंतर है, वही मैं आपको समझाना चाह रहा था। जो पूरी तरीके से पब्लिक स्कूल होगा वहां पे कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन कोई आज जैसे मान लीजिए कि कोई आपने ट्रस्ट बनाया, ठीक है, और वो ट्रस्ट ने एक स्कूल खोला और बाद में उस स्कूल को स्टेट ने रिकॉग्नाइज कर लिया, तो वहां पे अपना स्टेट का फंड आने लगा। और लेकिन अभी भी स्कूल को चला कौन रहा है? ये ट्रस्ट। तब वैसी स्थिति में आप वहां पे जो आपका रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने कोई स्कूल खोली, सरकार से जाके मान्यता प्राप्त कर ली, और या फिर आप एक ऐसा इंस्टीट्यूट चला रहे हैं जिसका पैसा किसी खास रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से आ रहा है, तो वैसी स्थिति में भी आप वहां पे अपने धार्मिक ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं उसको, और प्रचारित प्रसारित कर सकते हैं, मनाही नहीं है। तो आपके इच्छा के ऊपर है। लेकिन जब फुल्ली स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन होगा वहां पे कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी नहीं होगी। ओके, चलिए आज का क्लास खत्म होता है, बीच में पीछे हल्ला हो रहा है, तो आज का क्लास यहीं तक। ओके, आर्टिकल 29, 30, 31, 32 कल पढ़ेंगे और उसके बाद ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। गुड नाइट।